डेंगू या डेंगी एक ऐसी बीमारी है, डेंगू फीवर, जो बरसात के दिनों में बढ़ जाती है और इसका सही समय पर इसकी पहचान न की जाए और ठीक से इलाज नहीं किया जाए तो मरीज की जान तक जा सकती है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी इसके लक्षणों के बारे में और इसे कैसे पहचाना जा सकता है, इसके वार्निंग साइंस के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे क्या जांच करें, क्या इलाज करें और कैसे इससे बचाव करें। इसमें हम इस वीडियो को 8 अलग अलग भागों में बांट कर रखा है। 8 विशेष बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को प्रयास करें कि अंत तक देखें, इससे आपको लाभ होगा। मैं डॉक्टर निशिंद्र किंजल हीलिंग ट्यून्स चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हम इस चैनल पर सामान्य बीमारियाँ और उसके लक्षण, उसके उपचार और उसके बचाव के बारे में बातें करते हैं सामान्य भाषा में, और विशेष करके दिमाग में ये रहता है कि हम आम जनों के लिए ये वीडियो बनाते हैं। स्वास्थ्यकर्मी भी इससे लाभ उठा सकते हैं, चिकित्सक भी इससे लाभ उठा सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। डेंगू फीवर ये यदि हो जाए तो कैसे पहचानेंगे, लिंक इसमें दिया गया है, उस वीडियो में आप पूरा उसको देख सकते हैं। सबसे पहले डायग्नोसिस, नंबर 1, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, मतलब इसको कंफर्म कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस के कई रास्ते होते हैं। पहला हुआ कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, मरीज ने जो तकलीफ़ बताई है वो, और डॉक्टर ने जो तकलीफ़ या उसमें से जो लक्षण देखे हैं वो, जो मरीज ने बताया उसे हम सिम्टम कहते हैं, और जो चिकित्सक या स्वास्थ्यकर्मी जो देखकर ऑब्जर्व करते हैं उसे हम साइन कहते हैं, सिम्टम एंड साइन। तो मरीज ने जो कुछ बताया वो और डॉक्टर ने जो कुछ देखा वो, अभी तक कोई जांच हमने नहीं किया। देखभाल में जो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है वो एक डायग्नोसिस बनाया गया कि बुखार है, डेंगू की संभावना है। डेंगू के साथ साथ जब डेंगू का बुखार आता है तो एक बात दिमाग में रहती है कि हम उस इलाके में उस मरीज को देख रहे हैं जिस इलाके में डेंगू ऑलरेडी फैल रखा है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि हम ही शायद वो पहला मरीज उस इलाके का देख रहे हों, या वो व्यक्ति ही पहला मरीज हो जो उस सीज़न में उस इलाके का पहला मरीज है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ डेंगू आके फैल चुका हो और इसकी जानकारी मिल चुकी है। हो सकता है वो व्यक्ति ही उस इलाके का उस सीज़न का पहला मरीज हो। तो पहला पॉइंट हुआ कि डायग्नोसिस क्लिनिकल आधार पे करें। लेकिन यहाँ ये बताना आवश्यक है कि जब बुखार के लक्षण आ रहे हों और डेंगू की बातें दिमाग में चल रही हों तो उस समय सिर्फ डेंगू ही नहीं सोचना चाहिए, कुछ और भी बीमारियाँ जो साथ में चलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि वो बीमारियाँ कहीं बाहर छुट्टी पे चली गई हैं, वो भी आसपास में ही हैं। तो दिमाग खुला रखना चाहिए, बाकी बीमारियों के बारे में भी सोचना चाहिए। इसे हम डॉक्टरी भाषा में डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। पहला जो डायग्नोसिस बनाया, जैसे मान लीजिए हमने डायग्नोसिस बनाया डेंगू है, इसे हम प्रोविजनल डायग्नोसिस कहते हैं। और उसके आसपास के जो डायग्नोसिस है जिनको हम दिमाग में रखते हैं और चाहते हैं कि इनको रूल आउट करें, दे आर कॉल्ड डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो डेंगू के साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस 4-5 तरह के बुखार होते हैं। सबसे कॉमन हमारे हिंदुस्तान में मलेरिया है। बहुत प्रकार के मलेरिया हैं, उन पर हम बाद में बात करेंगे। दूसरा टाइफाइड फीवर, जिसे एंटरिक फीवर भी कहते हैं। पुराने ज़माने में इसे मियादी बुखार भी कहते थे। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस मलेरिया, टाइफाइड फीवर, और कुछ और वायरल फीवर होते हैं जिन्हें दिमाग में रखना चाहिए। एक है येलो फीवर, जैपनीज़ एनकेफेलाइटिस, वेस्ट नाइल वायरस, और आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ अभी के समय में एक विशेष प्रकार का बुखार केरल में काफ़ी देखा गया जिसे निपाह वायरस कहते हैं। और हाल ही के दिनों में हम लोगों ने कोरोना के अलग अलग रूप को देखा
और मैंने करीबन एक हफ्ते पहले एक कोरोना के नए वेरिएंट्स पर भी एक वीडियो बनाया है जिसमें एरिस और पिरोला वायरस के बारे में बताया गया है। तो कोरोना भी दिमाग में रखना चाहिए। तो ये सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हुए, मलेरिया, टाइफाइड फीवर, सेप्सिस यानी कि कोई बड़ा इन्फेक्शन कहीं भी शरीर में हो सकता है, वो पेशाब की नली में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, या आंतों में हो सकता है, साइनस में हो सकता है, गले में हो सकता है, सेप्सिस। वायरल फीवर, येलो फीवर, जापानीज एनकेफेलाइटिस, वेस्ट नाइल वायरस, निपाह वायरस और कोरोना वायरस। इसके अलावा भी और चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये कॉमन बीमारियां हैं। अब सवाल उठता है कि क्या जांच करना चाहिए। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। पहला है क्लिनिकल डायग्नोसिस और सेकंड पॉइंट में हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करते हैं। और जब डिफरेंशियल डायग्नोसिस दिमाग में बैठ गया तो सवाल उठता है जांच क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। इसमें टोटल काउंट, प्लेटलेट्स का जांच होता है और हीमोग्लोबिन का क्या लेवल है वो पता चलता है। तो खास करके डेंगू में देखा गया कि प्लेटलेट नीचे होने शुरू हो जाते हैं। टोटल काउंट, जिसे TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं, या कई लोग टोटल काउंट ही कहते हैं, वो नीचे होने लगता है। न्यूट्रोफिल्स भी नीचे होने लगते हैं। कुछ मरीजों में, खास करके उनमें जिसमें प्लेटलेट कम है और ब्लीडिंग भी हो रही है, उनमें हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। कुछ मरीजों में प्लेटलेट तो कम हो रहा है लेकिन हेमाटोक्रिट मीन्स जो खून का जो गाढ़ापन है वो बढ़ जाता है, लेकिन प्लेटलेट घटने शुरू हो जाते हैं। ये कंप्लीट ब्लड काउंट से पता चलता है। दूसरा, लिवर के फंक्शन में खास करके ALT और AST, जिसे पहले SGPT और SGOT कहते थे, ये कई दफ़ा बढ़े मिलते हैं। यहाँ तक कि गंभीर डेंगू में इनका लेवल 1000 यूनिट्स तक जा सकता है। सामान्यतः 50 के आसपास रहते हैं। जॉन्डिस वगैरह में समझें कि 600, 700 या कई दफ़ा 1000 के ऊपर भी चले जाते हैं। तो डेंगू के सीरियस मरीजों में कई दफ़ा ये 1000 के आसपास पहुंच जाते हैं। खैर, ये सब इनडायरेक्ट एविडेंस हैं कि डेंगू हो सकता है। डायरेक्ट इशारा किससे मिलता है? इसमें 4 टेस्ट हैं हमारे पास। एक एंटीबॉडी टेस्ट है जिसे हम IgG और IgM कहते हैं। तो IgG एंटीबॉडी यदि बढ़ जाए तो सीधे बढ़े रहने से नहीं होता, इसका टाइटर होता है। मीन्स पहले कितना था और अब कितना है। यदि इसमें 4 गुना वृद्धि हुई है हाल फिलहाल में, जिसे हम कहते हैं राइजिंग टाइटर, ये 4 गुना बढ़ा हुआ टाइटर IgG का, तो ये इशारा करता है कि संभवतः ये डेंगू फीवर है या डेंगू का इन्फेक्शन है। तो ये हुआ एंटीबॉडी की बात हो गई। अब आ जाएं आप, 2 टेस्ट हैं, ELISA टेस्ट और PCR। ELISA टेस्ट में NS1 एंटीजन की पहचान की जाती है। NS1 यदि पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब कि शरीर में एंटीजन है। तो ये पॉजिटिव आ गया तो करीब करीब मान के चलते हैं कि डेंगू पॉजिटिव हो गया। लेकिन इससे भी बेहतर एक टेस्ट है जिसे हम RT-PCR कहते हैं। RT-PCR हाल के दिनों में कोविड के टाइम में बहुत से लोगों ने इसको जाना कि PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR के माध्यम से हम ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं कि हाँ यही वायरस है। तो हमारे पास कायदे से 3 टेस्ट है। एक एंटीबॉडीज़ का टेस्ट है IgG और IgM। IgG में रिसेंट राइज एंड टाइटर होना चाहिए। NS1 जो एंटीजन है, जो कि हम ELISA के माध्यम से देखते हैं, और PCR RT-PCR टेस्ट वो पॉजिटिव आ गया तो हम मानते हैं कि ये डेंगू का इन्फेक्शन है। लेकिन ध्यान रहे, डेंगू जैसे जो और भी वायरस हैं कुछ, वे खेल बिगाड़ सकते हैं। यदि उनका इन्फेक्शन रहा हो तो भी कई दफ़ा बिना डेंगू के रहे भी कुछ टेस्ट पॉजिटिव आ सकते हैं, जिसे हम फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट कहते हैं। ये खास करके येलो फीवर, जापानीज एनकेफेलाइटिस और वेस्ट नाइल वायरस का इन्फेक्शन यदि हुआ हो तो फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट भी आ सकता है। यह दिमाग में रखना चाहिए। साथ में जब भी कोई बुखार का मरीज आता हो, ज़्यादा बुखार हो और कुछ दिन तक तबीयत खराब रही हो, तो ये आवश्यक है कि मरीज का एक चेस्ट का एक्सरे ज़रूर करना चाहिए। कई दफ़ा कोई पुराना ट्यूबरकुलोसिस या न्यूमोनिया या डेंगू में भी पाया गया है कि जो फेफड़े की झिल्ली होती है उसमें कई दफ़ा पानी होता है।
जिसे हम प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। पुराने ज़माने में इसे वेट प्लूरेसी कहते थे, लेकिन वो ट्यूबरकुलोसिस के कारण कहते थे। तो ब्लड का जांच किया और दूसरा ब्लड में सीबीसी किया, लिवर एंजाइम्स का जांच किया, और डेंगू के लिए खास जांच है वो जांच किए गए, और साथ में एक चेस्ट का एक्सरे कर लिया। तो आपने जाना पहले कि एक प्रोविजनल डायग्नोसिस क्लिनिकल आधार पे कैसे किया। सेकंड, हम कौन से और बीमारियों को दिमाग में रखें जिसे हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहा। और तीसरी चीज़ हमने जानी कि कौन कौन से जांच करने चाहिए। अब चौथा, यदि पूछा जाए, लोग जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कि पता चल ही गया डेंगू हो गया, तो क्या दवा लेनी चाहिए, क्या इसकी कोई खास दवा है। तो इसका सीधा सीधा उत्तर है, डेंगू की कोई दवा नहीं है। कायदे से अधिकतर वायरल फीवर में, अधिकतर, सबके लिए नहीं, लेकिन अधिकतर वायरल फीवर में कोई खास दवा नहीं होती है। यहाँ तक कि हम लोगों ने कोविड के समय में भी देखा, इतना कन्फ्यूजन था, कोई खास दवा नहीं थी, फिर भी लोग इलाज कर रहे थे। जितना संभव हो पाया हमारे मेडिकल टीम ने लोगों का इलाज किया। तो डेंगू के लिए कोई खास दवा नहीं होती। ये चौथा पॉइंट है। तो पांचवा पॉइंट है, फिर इलाज कैसे करें। तो इलाज कैसे करें, इसमें कुछ बातें ध्यान रखने लायक हैं। पहली चीज़, एस्पिरिन की गोली, जिसे डिस्प्रिन भी कहते हैं या इकोस्प्रिन कहते हैं कई दफ़ा, जो एस्पिरिन की गोली होती है, जो खून पतला करने की गोली आती है, कई दफ़ा इसे हम लोग हार्ट अटैक से बचाव के लिए या ब्रेन अटैक से बचाव के लिए मरीजों को देते हैं। ये दवा से मरीज को बचाना चाहिए, क्योंकि इन मरीजों में प्लेटलेट्स घटने का चांस रहता है। और जो एस्पिरिन की दवा होती है, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होती हैं। तो प्लेटलेट वैसे भी कम हो, और एंटी प्लेटलेट्स दवा यदि हमने बुखार को कम करने के लिए दे दिया, तो इन मरीजों में ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बुखार होने पर ठंडे पानी की पट्टी देनी चाहिए, और कुछ नहीं समझ में, ज़्यादा बुखार है या शरीर में दर्द है, तो सामान्यतः पैरासीटामोल की गोली आती है, वो दी जा सकती है। और बाकी जो इलाज होता है वो सिम्टोमेटिक इलाज होता है। जैसे खांसी है तो खांसी की दवा दी गई, गैस ज़्यादा बन रहा है या उल्टी जैसा लग रहा है तो उसकी दवा दी गई, भूख नहीं है तो भूख लगने के लिए कोई टॉनिक दी गई, कुछ विटामिन साथ में दी जाती हैं। पौष्टिक आहार देना चाहिए ताकि वो बीमारी के समय कैसे बीमारी से मरीज लड़ सकें। छठी बात है कि इस बीमारी को हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो बचने से पहले ये ज़रूरी है कि जब भी कोई सीरियस साइन देखें, जैसे वार्निंग साइंस हमने बताए थे कि मरीज को अचानक उल्टियाँ होनी शुरू हो जाए, या सांस लेने में दिक्कत हो, या कहीं से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए, या हाथ पैर और ठंडे होने लगें, चलने में कठिनाई हो, चक्कर आ रहा हो, वैसी स्थिति में मरीज को किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए, या नहीं तो अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए। कई दफ़ा मरीज को पानी चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है। प्लेटलेट्स घट जाए तो वैसी अवस्था में ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि प्रतिदिन प्लेटलेट का जांच हो और हीमोग्लोबिन का जांच होता रहे। ज़्यादा प्लेटलेट घटता जाए तो वैसी अवस्था में कई दफ़ा प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर होल ब्लड भी चढ़ाया जाता है। तो ये सब चिकित्सक की देखरेख में ही संभव है। तो ये 6 बातें आपने जानी। 7वां पॉइंट है कि क्या आज के तारीख में डेंगू के लिए कोई वैक्सीन भी बन गया क्या। 2019 में एक वैक्सीन आया था, टेट्रावैलेंट वैक्सीन। टेट्रावैलेंट का मतलब हुआ, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, डेंगू के 4 प्रकार हैं, सब टाइप्स। तो वो चारों प्रकार के जो वायरस के जो टाइप हैं, उन सबको उस वैक्सीन में डाला गया। तो उसे हम टेट्रा मतलब 4, टेट्रावैलेंट वैक्सीन लाइव एटेन्यूएटेड, ये 2019 में आया था और अभी भी है। लेकिन इस वैक्सीन को सभी लोगों को देने के लिए रिकमेंडेशंस नहीं है। ये बच्चे, चिल्ड्रन एंड यंग चिल्ड्रन या यंग एडल्ट्स कह लें, इनको देना है ये वैक्सीन। और ख़ास करके उनमें जो एंडेमिक जोन में है, जहाँ ये बीमारी फैल रखी है, वहाँ
या फिर वे जिन्हें पहले डेंगू हो रखा है इस उम्र में, उनको ये वैक्सीन देना है। बाकी लोगों के लिए वैक्सीन के रिकमेंडेशंस अभी तक सामने नहीं आए हैं। वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा वैक्सीन भी निकले जो बाकी लोगों के लिए भी यूज़फुल हो। अंतिम और 8वां पॉइंट, डेंगू से बचाव कैसे संभव है। डेंगू से बचाव, यदि बचाव करना है तो मच्छर से बचाव करना होगा, और मच्छरों से बचाव के लिए ये जानना ज़रूरी है कि मच्छर पनपते कैसे हैं। तो जैसा कि सामान्यतः बराबर आप लोग अखबार में भी देखते हैं, टेलीविज़न वगैरह पे भी आता रहता है, सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी होते रहते हैं। घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, चाहे वो ओवरहेड टैंक हो या पास के नाले हों, या इवन पुराने टायर्स होते हैं उनके अंदर पानी होते हैं, या कूलर के अंदर पानी हो, या पुराना कुछ जो कचरा पड़ा है उसमें पानी पड़ा है। ये सब जगह हैं जहाँ स्थिर पानी है। ये सब पानी में मच्छर के लिए बहुत ही मुफीद ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं। ये मच्छर और पनपते हैं और मच्छर को जन्म देते हैं। तो ये जो स्टैग्नेंट वाटर या स्थिर वाटर जो टिके रहते हैं, इन पानी के जो भी स्रोत हैं, इन सबको ख़त्म करना चाहिए, पूरी सफाई बरतनी चाहिए। कूलर का पानी चेंज करें या नाले वगैरह में सफाई रखनी चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। मच्छर से बचने वाले सारे छिड़काव करें। मच्छर वाले इलाके में हों तो मच्छरदानी लगा के सोएं, स्वाभाविक है। कुछ क्रीम वगैरह आते हैं जिसे जो शरीर के एक्सपोज पार्ट्स हैं उनमें लगा के रहना चाहिए। तो ये मच्छर से बचने के उपाय करें तो इस बीमारी से बचाव हो सकता है। और जब पता चल जाए कि ये बीमारी है तो उसका समुचित इलाज करना चाहिए। पैनिक नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, आँख खुली रहे, दिमाग खुला रहे, और समय से पहचान लें और ठीक से उपचार करेंगे तो बहुत आसानी से डेंगू का इलाज संभव है। स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अब तक यदि हीलिंग ट्यून्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबा देंगे तो जैसे ही हम अगला कोई वीडियो लेकर आएंगे वो उसकी सूचना आपको तुरंत मिलेगी। जय हिंद।